हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, प्रतिशत। और आज की क्लास में नहीं, छुट्टी नहीं है। हम आगे का और एक नया मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, और बहुत मजा आएगा। उससे पहले दो सवाल हैं, उसके बाद अगला कंसेप्ट आपके सामने आएगा। सुनिएगा, जल्दी जल्दी पढ़ाता हूं। ए की आय बी से 20% कम है। सी की आय ए और बी के सम का 70% है। डी की आय सी की आय से 25% ज्यादा है। यदि बी और डी की आय का डिफरेंस 23,000 है तो आपसे पूछा है ए की इनकम बताइएगा। देखिए, चार लोग हैं मेरे दोस्तों, ए बी सी डी। अब जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। बोला है ए की जो इनकम है वो बी से 20% कम है, यानी कि बी की इनकम अगर 100 है तो ए की 20% कम है, यानी कि ए की इनकम है 80। अब बोला है सी की जो इनकम है वो ए और बी के सम का 70% है। सी की जो इनकम है वो ए और बी के सम का 70% है। ए और बी का सम क्या है भाई? ए और बी का सम है 80 प्लस 100, 180। तो 180 का 70% क्या होता है? 126। परसेंटेज से 2 जीरो हटा दो, 18 सत्ते 126, यानी कि सी की इनकम है 126। अब बोला है डी की जो इनकम है सी से 25% ज्यादा है। तो डी की जो इनकम है वो सी से 25% ज्यादा है। तो 126 का 25% क्या होता है? 126 का 25%। डी की जो इनकम है सी से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। देखिए, अगर हम 124 को 4 से भाग करेंगे तो 31 आएगा, और 2 को 4 से भाग देंगे 0.5। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डी की जो इनकम है वो सी से 25% ज्यादा है। तो 126 का 25% 31.5 होता है। 126 में 31.5 जोड़ेंगे तो 157.5। तो डी की इनकम है 157.5। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है बी और डी की इनकम के बीच अंतर 23,000 है। तो बी और डी की इनकम के बीच कितने का डिफरेंस है? बी की इनकम है 100, डी की इनकम है 157.5। तो इनके बीच का डिफरेंस है 57.5, 57.5। आप बोलोगे जी सर, सवाल में जो इसकी वैल्यू वो 23,000 रुपए दी है, 23,000 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी। अब मुझे बताओ कितने गुना है, कितने गुना है? अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा। भाई साहब, 575 से पूरा 4 बार कटता है। 500 का 4 गुना होता है 2,000, 75 का 4 गुना 300, यानी कि पूरा का पूरा 400 बार कट गया। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से 400 आ गई। अगर एक यूनिट की वैल्यू 400 आ गई है तो ए की इनकम है 80 यूनिट। 80 की वैल्यू भी 400 गुना आएगी। ए की इनकम पूछे तो 80 का 400 गुना, यानी कि 32,000 रुपए। 32,000 रुपीज इस सवाल का आंसर है। 32,000 रुपए की इनकम है, जो कि आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। बहुत अच्छा सवाल था। मुझे लगता है ये बात सभी बालकों को समझ में आई है। आगे चलते हैं भाई। ये टाइप समाप्त। कल इस टाइप के 4-5 सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगला मेरे दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाइए। कौन जवाब देगा? एक ही सवाल मैं आपको करवाऊंगा ऐसा, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट आएगा। अगला कंसेप्ट बोला, यदि कोई स्टूडेंट किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुणा करता है तो पूछा है कि उसकी कैलकुलेशन में, उसके आंसर में कितने परसेंटेज का एरर आएगा। भाई, कोई स्टूडेंट खाली बैठा था तो घर वाले बोले अरे खाली बैठा बैठा क्यों, एक काम ही कर दे, किसी नंबर को 11/16 से गुणा कर दे। लेकिन गलती से 11/16 की बजाय उसने 7/12 से गुणा कर दी, तो उसके आंसर में कितने परसेंट की गलती होगी? तो भैया, जब भी ऐसा सवाल आए आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा संख्या को। अब x या 100 तो नहीं मानेंगे। मैंने आपको कल की क्लास में भी सिखाया था, एक स्टूडेंट ने किसी संख्या को गुणा करनी थी 11/16 से। एक संख्या को गुणा करनी थी 11/16 से, लेकिन 11/16 की बजाय गलती से गुणा कर दी 7/12 से। तो कितने परसेंट का एरर आएगा आंसर में? तो यहां बटे 16 आ रहा है, बटे 12। तो 16 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 48, 48। तो मैंने संख्या को 48 मान लिया। ये जो भी फ्रैक्शन होती हैं इनका एलसीएम मान लिया करो। 16 12 दोनों से कटने वाला नंबर है एक 48। तो मैंने संख्या को 48 मान लिया।
स्टूडेंट को करना क्या था, 48 को गुणा करनी थी 11/16 से, तो गुणा करने पर आंसर आना चाहिए था 33। सही आंसर आना चाहिए था मेरे प्यारे भाई 33, लेकिन आंसर आया क्या है, उसने गलती से 48 को 7/12 से गुणा कर दी, तो 12 चौक 48, यानी कि उसका आंसर जो गलती से 28 आया है। आंसर 33 की बजाय गलती से कितना आया है, 28। तो कितने परसेंट का एरर आया, आंसर 33 की बजाय 28 आया है, तो आंसर 5 कम आया है ओवर 33। 5/33 आप बोलोगे जी सर अप्रोक्स क्या होता है, भाई 1/33 क्या होता है, लगभग 3%। भाई 1/33 का मतलब 100/33%, 100/33 लगभग 3 आएगा, तो 1/33 लगभग 3%, तो 5/33 लगभग 15% आएगा, यानी कि अप्रोक्स बी ऑप्शन आंसर है। कितना आसान सा सवाल बन गया बताओ। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आप इजीली कर सकते हैं, बस आप एक्सपेक्स मान के ना करें, संख्या को जो फ्रैक्शन इनका एलसीएम मान लें, ठीक है जी, चलेगा। तो मुझे लगता है कि एक ही सवाल में आप ये सीख गए हो, मुझे ज्यादा करवाने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, अगला टाइप, अगला कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट इतना महत्वपूर्ण है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये मेरे प्यारे भाई मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर में लगता है, हर एक चैप्टर में, परसेंटेज में, रेशियो में, प्रॉफिट लॉस में, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, हर जगह इस्तेमाल होता है। इस कंसेप्ट को ढंग से समझिएगा, मैं एग्जांपल लेके आपको भतेरा समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान सुनेगा, चलेगा मेरे दोस्तों। बच्चों अगर दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं, दो संख्याएं ए और बी बच्चों इस प्रकार हैं कि उनका गुणा करने पर एक फिक्स नंबर आता है, कांस्टेंट आता है, एक नियत नंबर आता है, नियतांक आता है। माना दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि उनकी गुणा करने पर एक फिक्स नंबर आता है, कांस्टेंट नंबर आता है मेरे प्यार भी, कांस्टेंट। क्लियर है, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि उनकी गुणा करने पर रिजल्ट फिक्स आता है, ए गुणा बी नहीं बदलेगा। अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ए और बी, ये एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगी, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का देखिए दो शब्द होते हैं, एक तो होता है अनुक्रमानुपाती। मैं आपसे कहता हूं ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ए बी का अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बी का मान बढ़ाओगे, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान भी बढ़ेगा, अगर बी का मान घटाओगे तो ए का मान भी घटेगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह होता है कि अगर आप बी का मान बढ़ाओगे तो ए का मान घटेगा, उल्टा होगा, और अगर आप बी का मान घटाओगे तो ए का मान बढ़ेगा। बढ़ना मतलब तीर ऊपर, घटना मतलब तीर नीचे, ये मतलब होता है मेरे प्यारे भाई। नहीं समझे होंगे आप, बिल्कुल भी नहीं समझे होंगे, मुझे पता है, इतनी बुद्धि है ही नहीं आप में जो समझ पाओ। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका मतलब दोनों संख्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि एक संख्या घटाओगे दूसरी बढ़ेगी, एक बढ़ाओगे तो दूसरी घटेगी। मैं इस बात को ये हुई टेक्निकल भाषा। अब टेक्निकल भाषा अगर आप समझ पाते तो आप बेरोजगार थोड़ा ना होते, ठीक है। अब मैं इस बात को एग्जाम्पल से समझाता हूं, एग्जाम्पल से। जैसे सपोज मेरे प्यारे भाई, मैंने ले लिया कि दो संख्याएं ए और बी 50 और 20, मैंने ले लिया 50 और मेरे दोस्तों 50 और 15 ले लिया मैंने, 50 और 15, दो संख्या मैंने ले ली 50 और 15, ठीक है जी। दो संख्याएं हैं, मैंने मान लिया कि ए का मान 50 है, बी का मान 15 है, तो भाई ए गुणा बी क्या आ रहा है मेरे दोस्तों, ए गुणा बी आ रहा है मेरे प्यार भी, गुणा करने पर 750, 750, 50 गुणा 15 कितना है, 750। मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि एक संख्या है, ए का मान 50 है, बी का मान 15 है। अब मेरे प्यार भी ध्यान से सुनेगा, मुझे प्रोडक्ट नहीं बदलना, पहले भी प्रोडक्ट 750 था, मुझे अभी भी प्रोडक्ट 750 रखना है, मुझे प्रोडक्ट को नहीं बदलना मेरे प्यारे भाई। तो आप ध्यान सुनेगा, ए का मान पहले 50 था, अब मैंने ए का मान बच्चों कर दिया 30। ए का मान मेरे प्यारे भाई पहले कितना था, ए का मान 50 था, पहले ए का मान कितना था 50,
अब मैंने ए का मान 30 कर दिया, 30। तो आप मुझे बताओ बी का मान क्या था, पहले बी का मान था मेरे प्यार भी 15। तो अब बी का मान क्या हो जाएगा, जवाब दो। मैं ये सारा डाटा अपनी मर्जी से ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, देखो ध्यान से। ए गुणा बी कांस्टेंट है, मैंने माना कि ए का मान 50 है, बी का मान 15 है, दो संख्याएं उनकी गुणा करके 750 आ रहा है। मुझे इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट नहीं बदलना, ये पहले भी 750 था, अभी भी 750 होना चाहिए। अब मैंने ए का मान 50 से 30 कर दिया, तो आप मुझे बताओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बी का मान कितना हो जाएगा, जवाब दो। बी का मान क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा बी का मान। तो आप कहोगे सर अब बी का मान हो जाएगा 25। 30 की 25 में गुणा करेंगे तो ही तो 750 आएगा, 30 की 25 में गुणा करेंगे तो ही तो 750 आएगा। तो बच्चों क्या आपको लग नहीं रहा कि मैंने ए का मान 50 से 30 कर दिया, मैंने ए का मान घटाया, ए का मान मैंने घटा दिया। अगर मैंने ए का मान घटाया है, मुझे ए गुणा बी इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, प्रोडक्ट मैंने नहीं छेड़ा, पहले भी गुणा करके 750 आ रहा था, अभी भी 750 आ रहा है। तो देखो बी का मान पहले 15 था, अब बी का मान 15 से बढ़ के 25 हो गया। तो मैंने एक संख्या को घटाया है तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों कि अगर दो संख्याओं की गुणा करके एक फिक्स नंबर आ रहा है, फिक्स नंबर, दो संख्याओं की गुणा करके एक फिक्स नंबर आ रहा है, तो आप अगर पहली संख्या को बढ़ाओगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा, अगर पहली संख्या को घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी इन दोनों की गुणा करके एक फिक्स नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। यहां से एक बात और सीखने को मिली मेरे प्यारे भाई, क्या सीखने को मिला कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, दो संख्याओं का गुणनफल अगर फिक्स है, तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी संख्या उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। पहले ए का मान 50 था, अब ए का मान 30 कर दिया, तो ए किस रेशियो में चेंज हुआ मेरे दोस्तों, ए चेंज हुआ है 5:3 के रेशियो में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 5:3 के रेशियो में। तो आप मुझे बताइएगा बी जो है वो रिवर्स रेशियो में चेंज हुई है, बी का मान अगर 15 था तो अब 25 हो गया, रेशियो लेंगे क्या, 5 दिया 15, 5 बच्चे 25, 3:5 रिवर्स रेशियो में। देखो ए अगर 5:3 के अनुपात में चेंज हुआ है तो बी उल्टा 3:5 के अनुपात में चेंज हुआ है। यानी कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल फिक्स है, एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, उसके व्युत्क्रम अनुपात में चेंज होगी। कि आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि भाई अगर 5 गुणा 3 15 होता है और मैं अगर 5 को 3 कर दूं तो दूसरे को मुझे 5 करना पड़ेगा, तभी 15 आएगा, तभी 15 आएगा। 5 तिया 15 और 3 पंजे 15, तभी आ पाएगा जब एक को जिस अनुपात में बदलोगे दूसरी उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। समझ में आए? तो यहां से मैंने आपको दो कंसेप्ट सिखाए, ठीक है भाई। अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट फिक्स नंबर है तो दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। या फिर मेरे दोस्तों, या फिर मैं इसके लिखूंगा या बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब यह है कि एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स, एक संख्या को आप बढ़ाओगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा, एक को घटाओगे दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल से यह भी आपको ऑब्जर्व करवाया कि अगर प्रोडक्ट फिक्स है, दो संख्या को गुणा करके फिक्स नंबर आ रहा है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलेगी दूसरी उसके उल्टे अनुपात में बदलेगी। समझ में आ गया? अब समझ गए? तो आपके साथ समस्या क्या है कि आप टेक्निकल भाषा समझ ही नहीं सकते, आप बिल्कुल देसी एग्जाम्पल से समझते हो। बीटेक वाले तो समझ लेंगे टेक्निकल भाषा से, लेकिन जो बीए बीएससी वाले जो थोड़े ऐसे ही है काम चलाओ बालक, उनको बिल्कुल देसी एग्जाम्पल समझाना पड़ता है। चलो तो बच्चों ये तो मैंने ए बी लेके समझा, इसका सवालों में कहां इस्तेमाल होगा मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाता हूं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई। आपने खूब चाय पत्ती चीनी खरीदी होगी, हर कोई जानता है मेरे दोस्तों, हर कोई जानता है भाई एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन।
एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। हिंदी वाले भाई लिखेंगे खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। खर्चा बराबर क्या होता है? कीमत गुणा उपभोग। कीमत गुणा खपत। उपभोग को हम क्या कहते हैं? खपत कहते हैं, या उपभोग या खपत, कंजम्पशन। खर्चा बराबर कीमत गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। अब ये होता क्या है? जैसे सपोज मेरे दोस्तों आपका परिवार है, आपका परिवार चावल खाता है, तो आपका परिवार चावल खा रहा है 60 रुपए पर केजी वाले। कितने? 60 लेते हैं, कुछ और लेते हैं, 60 80 ले लेते हैं। आपका परिवार चावल खा रहा है, बढ़िया बढ़िया वाले चावल खा रहा है 80 रुपए पर किलो वाले। कितने रुपए पर किलो वाले? 80 रुपए पर किलो वाले चावल खा रहा है मेरे दोस्तों आपका परिवार। कितना? 80 रुपए पर किलो वाले। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, 80 रुपए पर किलो वाले। और आपका जो परिवार है मेरे प्यारे भाई, वो कितना किलो चावल खाता है? एक महीने में 30 किलो चावल खाता है। कितना चावल खाता है? 30 किलो। कितना चावल खाता है बच्चों? 30 किलो चावल खाता है। तो आपका परिवार है भैया, खूब भरा पूरा आपका परिवार है, भगवान बनाए रखे। तो 80 रुपए पर किलो वाले चावल खाता है, यानी कि ये होता है प्राइस। 1 किलो चावल 80 रुपए के भाव वाला खा रहा है, और आपका परिवार 30 किलो चावल खाता है। तो आप मुझे बताओ कि एक महीने में 30 किलो चावल खाता है, तो आपका परिवार कितना खर्चा करेगा चावल पे? कितना खर्चा करेगा? जवाब दीजिएगा। आपका परिवार चावल पे कितना खर्चा करेगा? जवाब दीजिएगा, बताओ। जवाब दीजिए, कितना खर्चा करेगा आपका परिवार चावल पे? तो आप कहोगे सर 1 किलो चावल 80 रुपए का आ रहा है, हमारा परिवार 30 किलो चावल खा रहा है, तो हमारा परिवार खर्चा करेगा 2400 रुपए। 2400 रुपीज हमारा परिवार खर्चा कर देगा। बताओ, यही बेसिक नियम है, यही बेसिक नियम है, इसमें तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं। और अगर इसमें भी किसी को डाउट है तो वो इंसानों की बस्ती छोड़ के जंगल में चला जाए, जंगल में भालुओं के साथ खेले, है भाई, शेर की जूंछ जो है निकाले, ठीक है ना? समझ में आया? यहां ना रहे, शहरों में या गांवों में ना रहे, वो जंगल चला जाए, यहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। ₹80 पर किलो वाले चावल खा रहे हैं और आपकी फैमिली 30 किलो चावल खाती है, तो मेरे दोस्तों आपका जो है 2400 रुपए का खर्चा होगा। अब सरकार आई मोदी जी की, सरकार आई मोदी गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट आते ही चावल का प्राइस बढ़ गया, चावल हो गए महंगे। मोदी जी ने चावल महंगे कर दिए, महंगे। अब चावल का प्राइस हो गया मेरे दोस्तों, चावल का प्राइस अब हो गया 100 रुपए पर केजी। 100 रुपए पर केजी। अब चावल का प्राइस 100 रुपए पर केजी हो गया, 100 रुपीज पर केजी चावल का प्राइस हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि चावल का प्राइस 80 रुपए पर केजी से 100 रुपए पर केजी हो गया चावल का प्राइस। यहां मैं लिख रहा हूं मेरे दोस्तों प्राइस, पी मतलब प्राइस, ठीक है ना? चावल का प्राइस अगर 80 रुपए पर केजी था तो अब 100 रुपए पर केजी हो गया। तो चावल का प्राइस किस रेशियो में बढ़ गया? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4:5। क्योंकि चावल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों अब 1/4 बढ़ गया, 4 रुपए पर 1 रुपए प्राइस बढ़ गया, 25%। तो भाई मोदी जी की सरकार आते ही चावल महंगा हो गया, 25% मेरे दोस्तों चावल का दाम बढ़ गया। आप भी पूरे ढीठ हो, आप बोले बाढ़ में जाओ, हम पहले भी 2400 का खर्चा करते थे चावल पे, आज भी हम 2400 का ही खर्चा करेंगे। मोदी जी का डंका बजता रहना चाहिए, हम भूखे रह लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं, भूखे रह लेंगे हम। पहले भी 2400 खर्चा करते थे, आज भी हम 2400 खर्चा करेंगे, हम दुष्ट आदमी हैं, खर्चा नहीं बढ़ाएंगे बिल्कुल भी। तो चावल 80 रुपए की बजाय अब 100 रुपए का हो गया, 100 रुपए पर केजी का। तो अब थोड़ा कम चावल खाओगे, तो मुझे बताओ कि अब आपकी फैमिली कितना किलो चावल खाएगी? जवाब दीजिएगा। अब आपकी फैमिली कितना किलो चावल खाएगी? जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर
₹2400 खर्चा करना है, 1 किलो चावल ₹100 का है, तो आपकी फैमिली 24 किलो चावल खाएगी, 24 किलो। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि चावल का दाम अगर बढ़ गया है, आपने खर्चा नहीं बदला, तो आपका कंजम्पशन कम हो गया है मेरे प्यारे भाई, आपकी खपत कम हो गई। पहले 30 किलो चावल खाते थे, आज 24 किलो ही चावल खा पाओगे। तो आप मुझे बताओ कंजम्पशन किस अनुपात में चेंज हुआ? पहले एक महीने में भरपेट 30 किलो चावल खाते थे, आज 24 किलो चावल खाओगे, तो कंजम्पशन किस रेशियो में चेंज हुआ? ये 6 से चला जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चौक 24। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो देखो रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ कि नहीं? दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट, इस एग्जाम्पल में एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये एक्सपेंडिचर नहीं बदला, मैंने खर्चा नहीं बदला। तो बताओ प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुआ है 4:5, कंजम्पशन उसके रिवर्स रेशियो में, खपत उसके उल्टे अनुपात में चेंज हुई है। बोलो हुई कि नहीं? यानी कि खपत 5 से 4 होगी, खपत कितनी कम होगी जी? 1/5। और 1/5 का मतलब मेरे दोस्तों 20% आपका जो है कंजम्पशन कम हो गया, 20% डिक्रीज हो गया आपकी खपत। समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ऐसा तो किसी ने समझाया ही नहीं। यानी कि अगर मैं चावल का प्राइस 25% बढ़ाऊंगा, 25%, तो हमें अपना जो खपत है वो 20% कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अपना खर्चा नहीं बदल रहे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छा समझ में आया। देखो प्यारे भाई, ठीक है, तो प्राइस जिस रेशियो में चेंज हुई है कंजम्पशन के रिवर्स रेशियो में। अब देखो इस कैलकुलेशन को आपको, ये तो मैंने पूरा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए डाटा, इस कैलकुलेशन को आप शॉर्ट में कर सकते हो, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से समझिए, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। सवाल बोला जाएगा कि एक फैमिली अपना खर्चा नहीं बदलती, एक फैमिली का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जितना खर्चा पहले करती थी आज भी उतना ही खर्चा करती है। फैमिली का जो चावल पे खर्च प्राइस है, चावल का जो प्राइस है 25% बढ़ गया। चावल का प्राइस कितना बढ़ गया? 25%। 25% कितना होता है? 1/4। चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, 1/4। तो भैया चावल का प्राइस 25% बढ़ गया, फैमिली कहती है कि हम अपना जो है खर्चा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, तो फैमिली को अपना कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा? तो डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, अगर प्राइस 1 बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी 1 कम करना पड़ेगा। प्राइस अगर 1 बढ़ा है तो कंजम्पशन भी 1 कम करना पड़ेगा। बेस वैल्यू क्या आएगी? देखो 4 + 1 5, ये 5 है, 4 + 1 5, तो बेस वैल्यू आएगी 5, 1/5। 1/5 का मतलब होता है 20%, यानी कि फैमिली को अपना कंजम्पशन 20% कम करना पड़ेगा। कम करने का मतलब माइनस लगा रहा हूं, बढ़ने का मतलब प्लस लगा रहा हूं। तो देखो ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट है मेरे दोस्तों, 1/4, ये 1/5। आपको इतना एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, केवल आप परसेंटेज से ही सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर कैसे? भाई अगर प्राइस 1 बढ़ा है तो खर्चा भी, कंजम्पशन भी 1 करना होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी? 4 + 1 5, नीचे 5 आएगा, खत्म। अब सीधा सवालों पे अटैक करते हैं, बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया। देखिए पहले मैंने आपको देसी कंसेप्ट लिखा, फिर एक छोटा एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने उसको डेली लाइफ से रिलेट करके आपको समझा दिया। अब भी ना आपको समझ में आए तो फिर मैं क्या कहूं यार। कोई कटकना कुत्ता है मोहल्ले में? कटकना, कटकना कुत्ता है कोई मोहल्ले में? उसको जाके छेड़ दो फिर थोड़ा सा, और ऐसा छेड़ना कि तुमको काट ले, ऐसा छेड़ना। ठीक है, अगर अब भी ना समझ में आया हो तो जो मैंने बताया ये करो।
चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई, चीनी का प्राइस 15% घट गया, तो एक आदमी अपना कंजम्पशन कितने परसेंट बढ़ा सकता है जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर में, उसके खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो, उसके व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। देखिए खर्चा कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, है भाई। अभी अभी मैं तुमको थ्योरी बता के निकला हूं कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, नहीं बदलना। चीनी की कीमत 15% कम होगी, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/20, 5% का 1/20, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। तो आदमी को कंजम्पशन कितना बढ़ाना चाहिए कि खर्चा में बदलाव ना, कौन खर्चा ना बदले। अगर प्राइस 3 कम हुआ है तो ये 3 बढ़ेगा मेरे दोस्तों, 3 बढ़ेगा। बेस वैल्यू क्या आएगी, 20 - 3 17, बेस वैल्यू आएगी 17। ये परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। तो कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ेगा, 300/17% बढ़ाना पड़ेगा, बी ऑप्शन। दुनिया में कोई तरीका नहीं है जो इससे जल्दी इस सवाल का आंसर ला दे। आगे चलेंगे, ठीक है बच्चों। भाई इतना बेसिक पे पढ़ाता हूं फिर भी पता ना बालक कौन सा बेसिक मांगते, मुझे समझ नहीं आता। बताओ बच्चों, इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए इससे ज्यादा नीचा बेसिक क्या होगा, आप मुझे बताओ। ये जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट सिखाया है, ए गुणा बी बराबर कांस्टेंट, इस कंसेप्ट, इस बात को सिखाने के लिए इससे अच्छा एग्जाम्पल, इससे अच्छा लैंग्वेज क्या हो सकती है। मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है ये। मेरे एक फिल्म लॉन्च कर रहा हूं, मेरी एक फिल्म आ रही है, उसमें डायरेक्टरी में बड़ा लूंगा, राजा मौली को ले लूंगा, या ओम राव ठीक रहेगा जिसने आदि पुरुष बनाई है, टैलेंटेड आदमी है। फिल्म का नाम है एक था बेसिक, एक था बेसिक। उसमें तुम्हें विलन का रोल दूंगा। यदि पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता को खपत में कितने परसेंट की कमी की जानी चाहिए जिससे कि पेट्रोल पे खर्चा अपरिवर्तित रहे, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना आए। बताओ। देखो पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 4% होता है 1/25, ये 4% का 7 गुना है 7/25। तो पेट्रोल का प्राइस 7/25 बढ़ गया, तो कंजम्पशन को कितना परसेंट कम करना चाहिए मेरे प्यारे भाई। भाई अगर प्राइस 7 बढ़ा है तो 7 कम होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 25 + 7 32, बेस वैल्यू आएगी 32, 7/32। देखिए आंसर काफी दूर दूर है मेरे प्यारे भाई। अब एक बात बताओ, 1/16 जो होता है वो 6.25% होता है, 6.25%। तो 1/32 इसका आधा होगा, 16 का आधा 32 आता है, 6.25 का आधा 3.125, 3.125% का 7 गुना अगर मैं करूंगा तो 7 या 21 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये नहीं, बी ऑप्शन आंसर है। 21 पॉइंट समथिंग, 21.875 आएगा। मेरे बालक कर रहे हैं बालक सवाल, कितनी खुशी हो रही है मुझे बालकों को सवाल करता देख। ये परसेंटेज की सबसे बेसिक सीट है, करेंगे 85 नंबर सवाल मेरे प्यारे भाई, करो। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है, क्योंकि चीनी की कीमत x% से कम हो जाती है। x का मान क्या है, एक्सपेंडिचर रिमेन्स कांस्टेंट, खर्चे में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक आदमी चीनी की खपत 42.84% बढ़ा देता है। 42.84% का क्या मतलब है भाई, आपको पता होना चाहिए कि 14.28% होता है 1/7, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 है, तो 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/7। तो एक आदमी ने मेरे दोस्तों अपनी खपत 3/7 बढ़ा दी,
कंजम्पशन 3/7 बढ़ा दिया, तो प्राइस को कितना कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा सेम रहे? एक संख्या बढ़ाओगे दूसरी घटानी पड़ेगी भाई। अगर ये 3 बढ़ा है तो 3 घटाना पड़ेगा। बेस का है मेरे दोस्तों 7 3 10 बटे 10। अब 1/10 10% होता है, 3/10 30% प्राइस जो है घटा होगा चीनी का। इतना आपको अच्छे से करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 86। ये बताइएगा बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का? बहुत अच्छी लैंग्वेज इस सवाल की है, बनाएंगे। आ गया, उत्तर आ गया। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 रुपया पर केजी। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट कॉस्ट वॉज 25 रुपया पर केजी। यानी कि चावल का जो प्राइस था वो पहले 25 रुपए पर केजी था, अब चावल का प्राइस 29 रुपए पर केजी। चावल का प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ, पहले 25 था, अब चावल का दाम 29 रुपए पर केजी है, पिछले महीने 25 था। भाई हाउ मच परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन? फैमिली को अपना कंजम्पशन कितना बढ़ाना चाहिए, कितना सॉरी घटाना चाहिए, जिससे कि एक्सपेंडिचर सेम उतना ही रहे जितना पहले था। भाई प्राइस अगर इस रेशियो में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 29:25। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि पहले खपत 29 की थी, अब 25 की होगी, तो कितना कम करना पड़ेगा? 4 कम करना पड़ेगा ओवर 29, और परसेंटेज में इंटू 100%। तो 400 बटे जब 29 करेंगे तो 29 एकम 29 जाएगा, बचेगा मेरे दोस्तों 110। तो 29 चौका 116, यानी कि अप्रोक्स 14%, अप्रोक्स 14% जाएगा लगभग। ठीक है ना? देखो अप्रोक्स का नियम क्या है कि अगर आपका आंसर 13.5 से 14 के बीच में है, 13.5 और 14 के बीच में है, तो हम 14% लेंगे। लेकिन अगर आपका आंसर 13 से 13.5 के बीच में है, जैसे आपका आंसर आता लगभग
13 से साढ़े, आपका आंसर आता 13.31, तो हम इसको लगभग 13% कहते। समझ में आया? ये अप्रोक्स का नियम है। अगर आप नियरेस्ट इंटीजर में आंसर निकालते, नियरेस्ट इंटीजर में, बात समझ में, आंसर 13.5 से 14 के बीच में तो हम 14% कहेंगे, 13 और 13.5 के बीच में तो 13%, और 13.5% एग्जैक्ट आ रहा है तो एग्जैक्ट 13.5% ही कहा जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को ये पता नहीं होती, गलती कर देते हैं, ये बताएंगे। 87 नंबर सवाल बनेगा, बहुत अच्छी लैंग्वेज का सवाल है। गोरा, चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है, ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। उतने ही रुपए में, यानी कि खर्चा अपनी चेंज कर रहे, जितना चावल पे खर्चा पहले कर रहे थे आज भी उतना ही खर्चा कर रहे हो। हिडन मीनिंग है, क्लियर नहीं लिखी ये बात। चावल की कीमत 35%, चावल की कीमत में 35% की गिरावट होती है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 7/20। 7/20 का मतलब अगर चावल का प्राइस अगर 20 था तो 20 से 13 हो गया। 20 से 13, परसेंटेज नहीं पूछा, एग्जैक्ट वैल्यू पूछिए। अब आपसे पूछे भाई चावल का प्राइस अगर घट गया तो आप पैसा उतना ही खर्च करोगे तो आपको ज्यादा चावल मिलेगा, एक्स्ट्रा चावल मिलेगा। यही पूछा कितना एक्स्ट्रा चावल आप खरीद सकते हो जिससे पहले 104 किलो चावल खरीद पा रहे थे। अगर चावल का प्राइस 20 से 13 के रेशियो में चेंज हुआ है तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 13:20। यानी कि पहले कितना चावल खरीद पा रहे थे, 13 यूनिट। 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 104 किलो चावल खरीदते थे आप, 8 गुना, 13 8 104। तो आप कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद पाओगे भाई, पहले 13 यूनिट चावल खरीद पा रहे थे, अब 20 यूनिट आप खरीद पा रहे हो, यानी कि 7 यूनिट चावल आप एक्स्ट्रा खरीद पा रहे हो सेम पैसा खर्च करके। 13 की वैल्यू 104 है, 8 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 56 केजी, यानी कि 56 केजी चावल मेरे दोस्तों आप एक्स्ट्रा खरीद पाओगे। सी ऑप्शन आंसर है, सेम पैसा खर्च करके। क्या आप लोगों को दोस्तों ये बात समझ में आ गई? यस और नो जवाब दो। एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है ना इसमें, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सवाल आपके सामने ये सब हो चुके हैं। एट्टी सिक्स 87 आपके सामने सवाल आएगा, 80 बताइएगा, करो। देखो बहुत बेसिक सवाल है सीएचएसएल के टीयर 1 का। एक वस्तु के प्राइस में 25% की कमी की जाती है, इसके खर्चे को समान रखने के लिए एक परिवार ने वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की। परिवार की पहले खपत कितनी थी? सीएचएसएल टीयर 1 का सवाल है। एक वस्तु के प्राइस में 25% की कमी होती है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि वस्तु का प्राइस अगर पहले 4 था तो पी मतलब प्राइस होता है 4 से घट के 3 हो गया। तो भाई आपने खर्चे को सेम रखा है, व्यय समान रखा है, एक्सपेंडिचर सेम रखा है, तो वस्तु की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो रिवर्स रेशियो में बदल जाएगी, 3:4। यानी कि पहले अगर कंजम्पशन 3 था तो अब कंजम्पशन 4 हो जाएगा, तो कंजम्पशन कितना बढ़ जाएगा? 1 यूनिट। सवाल के अकॉर्डिंग आपको कंजम्पशन कितना बढ़ाना पड़ा? 20 किलोग्राम, तो एक की वैल्यू 20 किलोग्राम है। आपसे पूछा परिवार की पहले खपत क्या थी, तो परिवार की पहली खपत थी 3 यूनिट, 3 की वैल्यू भी 20 गुना होगी, 60 किलो, तो परिवार की पहले खपत 60 किलो थी। ये आंसर है ए ऑप्शन। अगर आपसे बच्चों ये पूछा होता कि परिवार की नई खपत क्या है, अब परिवार कितनी खपत कर रहा है, तो आप निकालते नया कंजम्पशन आता 4, फिर आप 4 की वैल्यू निकालते 80 केजी, 80 केजी परिवार का नया कंजम्पशन है। पहले 60 केजी खाते थे, 20 केजी एक्स्ट्रा, 80 केजी हो गया। क्या डाउट है रंजन? ये सब रंजन वाह को डाउट ही रहता है, गणित पणित आता नहीं है इनको। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 89।
प्रीति कह रहे हैं सर 3 कहां से है। प्रीति तुम्हारा गणित ना एकदम खत्म है। प्रीति तुमको गणित का कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल बेकार। घर से पढ़ती क्यों नहीं हो प्रीति? कुछ पढ़ती क्यों नहीं हो घर से? पच्चीस % का मतलब होता है 1/4। 1/4 कम करोगे तो 4 से 1 कम करने पर 3 आता है। 4 में से 1 घटा नहीं पाती। हद होती है। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई का मतलब एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। एक्स गुणा वाई एक कांस्टेंट नंबर है। एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है तो वाई के मान में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? बहुत अच्छा सवाल है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है। एक्स को 37.5% बढ़ाया जाता है। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 3/8। 12.5% 1/8, 37.5% 3/8। एक्स को हमने 3/8 बढ़ाया तो वाई कितना कम होगा? भाई एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर एक्स को 3 बढ़ाया है तो वाई को 3 कम करना पड़ेगा। बेस क्या आएगा? 8 + 3 11। बिना पढ़े लिखे मेरी क्लास में मत आया करो। मेरी क्लास में आना है तो पिछला लेक्चर पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि मैं बेस्ट अप्रोच सिखाता हूं सवाल को करने की, सबसे स्मार्ट सॉल्यूशन। और स्मार्ट सॉल्यूशन आप तभी सीख सकते हो जब आपको सब कुछ आता हो पीछे का। वो लंबे लंबे तरीके नहीं आता कि जो यूट्यूब के फर्जी मास्टर कराते हैं, यहां से लेकर यहां तक सवाल। समझ में आया? 9.09% का 3 गुना क्या होता है? 27.27%। हमारे साथ पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, वरना टाइम पास करने के लिए तो हजारों बैठे हैं। 27.27% कम होगा। हर दिन पढ़ के आना पड़ेगा, रिवीजन करके आना पड़ेगा। सवाल नंबर है 90 आपके सामने, करिएगा जल्दी से। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। जी अब देखो, ये जो सवाल है एमटीएस के पेपर का है 2020 का। अब कितना देखो, इसी कंसेप्ट के ऊपर सवाल है, कितनी अच्छी लैंग्वेज यहां पे इस्तेमाल की, बहुत अच्छी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। सुनो, ड्यू टू सम क्राइसिस सम पीपल फ्रॉम स्टेट ए माइग्रेटेड टू स्टेट बी and thereby the population of the second state increases by 19.96%. However, at a later stage बाद में all of them return to state A, बाद में सारे लोग स्टेट ए में वापस आ गए। तो आपसे पूछा स्टेट बी की पॉपुलेशन कितना % घट जाएगी। अब देखो, ये 19.96% दिया है। अगर आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे या 100 मान के करोगे तो आप पागल हो जाओगे। इस सवाल के ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसी वैल्यू दी है। 19.96% लगभग 20% है। 20% ही तो होता है 19.96, लगभग 20% ही तो है अप्रोक्स में। तो आजकल ऐसा बहुत करता है एग्जामिनर कि जबरदस्ती बच्चों को कैलकुलेशन में उलझाने की कोशिश करता है। अरे है तो लगभग 20% ही ना बच्चों, अप्रोक्स ले लो कैलकुलेशन। तो कोरोना फैला, कुछ लोग स्टेट ए से स्टेट बी में चले गए और स्टेट बी की जो पॉपुलेशन है 20% बढ़ गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू प्रीति 1/5 होती है, पढ़ा करो। यानी कि स्टेट बी की पॉपुलेशन अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। अगर हम स्टेट राज्य बी की बात करें तो पॉपुलेशन 20% बढ़ गई, 5 से बढ़ के 6 हो गई। 5 को 1 बढ़ाना होता है प्रीति। अब जब कोरोना ठीक हुआ, वापस लोग अपने स्टेट में चले गए, वापस लोग स्टेट बी से स्टेट ए में चले गए, तो स्टेट बी की पॉपुलेशन कितना घट जाएगी? अब स्टेट बी में 6 लोग हैं, ये वापस अपने स्टेट में चले गए तो वापस पॉपुलेशन 5 हो जाएगी। तो यानी कितनी घट जाएगी? 1/6। और 1/6 का मतलब 16.66% होता है। 16.66 के नजदीक ये वाला आंसर है, अप्रोक्स 16.64%। समझ में आया?
आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। एमटीएस का सवाल है, लेवल भी एमटीएस जैसा ही है, इजी। आगे चलेंगे, 91 नंबर सवाल ही करेंगे बच्चों। 90 बहुत अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन करेगा, बनाओ। नाइन्टी वन नंबर। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए कंपनी डिक्रीजेस बाय 35%। बाय व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। देखिएगा, आदमी ना सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन नियम में कुछ फॉर्मूले लगते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उनको अलग से लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी कोई कंपनी बिजनेस करती है तो कंपनी में होता है प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन। कंपनी कोई सामान बनाती है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि कंपनी में कितने आदमी काम कर रहे हैं, मैन पावर। मैन पावर मतलब काम करने वाले आदमियों की संख्या, और इनटू वर्किंग आवर। मैन डिपेंड करता है कि आदमी कितने घंटे काम कर रहे हैं। भाई जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे, जितने वर्किंग आवर्स ज्यादा होंगे, भाई ये 10 घंटे की बजाय 15 घंटे काम करवाओगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। ज्यादा आदमी उससे काम कराओगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि प्रोडक्शन डायरेक्टली डिपेंड करता है मैन पावर पे और वर्किंग आवर्स पे। मैन पावर बढ़ाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, वर्किंग आवर्स बढ़ाओगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। ये बिल्कुल बेसिक नियम है बिजनेस का, आपको पता ही होना चाहिए पहले से। ठीक है, ये कोई सिखाने की चीज नहीं है। अब बोला है कि ड्यू टू फॉल इन मैन पावर, जनशक्ति में गिरावट होगी। भाई फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं तो उसमें मैन पावर में कमी होगी। कितना? जनशक्ति में। कंपनी का जो प्रोडक्शन वो 35% कम हो गया। तो आपसे पूछा ओरिजिनल प्रोडक्शन की बहाली करने के लिए काम को कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। तो भैया मेरे प्यारे भाई, मैन पावर कम हो गई, उससे प्रोडक्शन भी 35% कम हुआ है, यानी कि मैन पावर भी 35% कम हुई है। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 5% 1/20 होता है, 35% 7/20 होता है। कंपनी में मैन पावर 35% कम हो गई, प्रोडक्शन भी 35% कम हो गया। अगर मुझे ओरिजिनल प्रोडक्शन को बहाल करना है, प्रोडक्शन को चेंज नहीं करना, प्रोडक्शन को रिस्टोर करना है, तो मुझे वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे। भाई आदमी अगर कम हो गए हैं तो बचे आदमी से ज्यादा काम करवाना पड़ेगा। तो वर्किंग आवर को कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? भाई अगर ये 7 कम हुआ है तो यहां 7 बढ़ाना पड़ेगा। मुझे प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है ना, मूल उत्पादन को, प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखना है। 20 - 7 13, 7/13। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में इंटू 100%। तो 700/13 क्या आएगा? 13 पंजे 65, 5 0 13 3 39, तो 53 पॉइंट समथिंग आएगा। ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, जो ना समझा वो छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इससे ज्यादा इसकी इज्जत नहीं है सवाल की कि एक्सप्लेन की जाए। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 92। ठीक है, और ये इस टाइप का लास्ट सवाल है, फिर यहां से टाइप को हम चेंज करेंगे। जी बनाएगा 92 नंबर सवाल। बनाओ स्टूडेंट, करो। आप कहोगे सर ये एरिया पेरिया कहां से आ गए यहां पे, ये एरिया कहां से आ गया? बिल्कुल है मोहम्मद, जरूरी है। जितना आदमी घटाओगे प्रोडक्शन भी उतना घट जाएगा। पहले 100 आदमी काम करे तो 100 आदमियों के बराबर का काम निकलेगा। अब 100 की बजाय 90 आदमी काम करेंगे तो 90 आदमियों के बराबर ही काम निकलेगा। 10% तो प्रोडक्टिविटी घट गई ना जी। मैंने पहले ही सब कंसेप्ट को समझाने से पहले ही बोला था कि ये मैथमेटिक्स के हर चैप्टर में लगता है, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, रेशियो हो, परसेंटेज हो, मेंसुरेशन हो, हर एक में लगता है जी। बोला है एक ट्राइंगल के आधार में 66 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है।
ट्राइंगल का क्षेत्रफल को स्थिर रखने के लिए, ट्राइंगल के एरिया को कांस्टेंट रखने के लिए उसकी हाइट यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई को कितना % कम करना चाहिए। मेरे प्यारे में एक बात बताओ, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? जवाब देना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। इस बात को हर कोई जानता है। अब मेरे प्यारे भी सुनना, ये 1/2 क्या है? कांस्टेंट है। एरिया तो 1/2 पे डिपेंड नहीं करना, एरिया डिपेंड करता है बेस और हाइट की गुणा पे। बेस बढ़ाओगे त्रिभुज का एरिया बढ़ेगा, हाइट बढ़ाओगे एरिया बढ़ेगा। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल डिपेंड करता है बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। पहले आपको इस सवाल को करने से पहले फॉर्मूला आना चाहिए। 1/2 तो कांस्टेंट, उस पर एरिया डिपेंड नहीं करता, एरिया डिपेंड करता है कि त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्या है। आधार ऊंचाई छेड़ोगे तो एरिया चेंज होगा। तो भैया बोला है ट्राइंगल का आधार 66 सही 2/3% बढ़ जाता है। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। 2/3 33 सही 1/3%, 1/3 66 सही 2/3%, 2/3। ट्राइंगल का बेस बढ़ गया तो एरिया कांस्टेंट रखना है, एरिया नहीं बदलना, एरिया फिक्स रखना है। तो त्रिभुज की हाइट को कितना % कम करना पड़ेगा? ये वही सवाल बन गया। दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है, एक जिस रेशियो में दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में। भाई अगर बेस 2 बढ़ाया है तो हाइट को भी 2 कम करना होगा। बेस वैल्यू क्या आएगी? 3 + 2 5, बेस वैल्यू आएगी 5। 1/5 20%, 2/5 हो गया 40%। तो ट्राइंगल की हाइट को 40% कम करना पड़ेगा। यह सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन एकदम सही है। सभी बच्चे समझ पाए हैं, बी ऑप्शन। ठीक, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई। और ये वाला टाइप समाप्त, अब टाइप चेंज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अलग अलग लैंग्वेज के मैंने आपको देखो इस टाइप के 10-12 करवाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पेपर में आता है। लेकिन 10-12 सवालों में हर सवाल में लैंग्वेज और डाटा अलग अलग है, जिससे कि आप सीख पाओ। इसलिए तो मैं कहता हूं कि केवल शीट लगा लो और कुछ मत करो। शीट से बाहर पेपर ना था, ना है, ना कभी होगा। जी, अब देखो मेरे दोस्तों, यहां पे प्यारे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये आप जानते हो। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। अब इनमें किन्हीं भी दो वैल्यू में आपको चेंज करके तीसरी वैल्यू में चेंज पूछ सकता है। अभी तक हमने क्या टाइप किया? अभी तक हमने टाइप किया कि एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं है, एक्सपेंडिचर में 0% चेंज, कोई चेंज नहीं। एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं, आपने प्राइस में चेंज कर दिया, कंजम्पशन में चेंज पूछ लिया। अभी तक ये टाइप था। यानी कि किन्हीं भी दो चीजों में चेंज देके आपसे तीसरी में पूछ सकता है कि तीसरी में क्या बदलाव होगा। अब जैसे ये सवाल देखो, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई, खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई खरीदी की मात्रा में, तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में, वस्तु पे जो हमने अमाउंट स्पेंड किया है उसमें कितने % का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा? ये सवाल है बच्चों। ये सवाल मैं आपको बाद में सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी करवाऊंगा, वो बात की चीज है। अभी मैं जो आपको इस कंसेप्ट समझना चाह रहा हूं वो देखो। देखिए, जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तो वस्तु खरीदने पे आपको करना पड़ता है अमाउंट स्पेंड, खर्चा करना पड़ता है। अमाउंट स्पेंड मतलब वस्तु पे किया गया खर्चा। वो कैसे निकलता है? वो निकलता है कि वस्तु का प्राइस क्या है, वस्तु का प्राइस क्या है इनटू जो आपने क्वांटिटी परचेस करी है, वो वस्तु कीमत क्या है और आपने कितनी क्वांटिटी मेरे दोस्तों खरीदी है। समझ में आया? ये बेसिक कंसेप्ट है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा ये फॉर्मूला होता है? तुमको ऐसे पता चलेगा कि तुम आदमी हो, जानवर नहीं हो। और अगर कोई आदमी समाज में रहता है तो ये बात जानता है सामान वामान खरीदते हो कि नहीं? मार्केट में टमाटर खरीदने जाते हो आप, टमाटर का प्राइस है, टमाटर आजकल महंगा हो गया ना, 90 रुपए पर किलो का टमाटर है, 90 रुपए पर किलो का। और आप उससे 8 किलो टमाटर खरीदते हो, 8 किलो, तो कितना खर्चा हो गया? 720 रुपए खर्चा हो गया। बोलो।
अब इस सवाल में क्या बोला है कि वस्तु की कीमत 36% बढ़ गई। देखो वस्तु का प्राइस मेरे दोस्तों 36% बढ़ गया, 36%, 36%। और इस वस्तु की जो मात्रा आप खरीद रहे थे, क्वांटिटी जो खरीद रहे थे, वो 30% कम हो गई, वो 30% कम हो गई। तो वो खर्च की राशि में जो आप पैसा खर्च कर रहे हो उसमें कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा, बताओ ये कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई। तो भाई आप यहां पे सीधा सीधा कंसेप्ट देख पा रहे हैं कि अमाउंट जो है वो किसके बराबर है, प्राइस गुणा क्वांटिटी के। भाई ये सवाल तो तभी सॉल्व होगा ना जब मैं प्राइस और क्वांटिटी के रेशियो की आपस में गुणा कर दूंगा। भाई किसी वस्तु का प्राइस 36% बढ़ गया, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4%, 1/25, 36% होता है 9/25। यानी कि वस्तु का अगर प्राइस पहले 25 रुपए पर किलो था तो 25 से 9 बढ़ के 34 हो गया। ये मैं बात कर रहा हूं इनिशियल, ये मैं बात कर रहा हूं फाइनल। ये पहले अगर वस्तु का प्राइस 25 रुपए पर किलो था तो 25 से 9 बढ़ के 34 हो गया। क्लियर। क्वांटिटी जो आप परचेस कर रहे हो वो 30% घट गई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। यानी कि पहले अगर आप 10 किलो टमाटर खरीद रहे थे 10 किलो, तो आज 3 किलो कम खरीद रहे हो 7 किलो। तो हमने कुछ नहीं किया, प्राइस का जो रेशियो है और जो आप क्वांटिटी खरीद रहे हो उसका जो रेशियो है, हमने दोनों रेशियो की गुणा कर दी। तो ये किसका रेशियो आ गया, ये इनिशियल जो आप खर्चा कर रहे थे, अगर शुरुआत में खर्चा इतना था तो अब खर्चा इतना, ये इनिशियल खर्चे और फाइनल खर्चे का रेशियो आ गया। बोलो समझे। भाई एक वस्तु का प्राइस पहले 25 रुपए था, अब 34 हो गया, 34। पहले आप 25 रुपए पर किलो के टमाटर थे, आज 34 रुपए पर किलो हो गए। पहले आप 10 किलो टमाटर खरीद रहे थे, आज आप 7 किलो टमाटर खरीद रहे हो। तो पहले खर्चा हो रहा था इतना, आज खर्चा हो रहा है मेरे दोस्तों ये। समझ में आया। तो इनिशियल खर्चे और फाइनल खर्चे का डायरेक्ट क्या आ गया, रेशियो। तो भाई जब भी ऐसा सवाल आए आपसे ये पूछा है तो दोनों के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है। बताओ बच्चों किससे जा रहा है, 2 से। 25 2 शाम 200, 250 है ना, 2 से काटेंगे 125, 2 से जाएगा 17 बार, 17 7 119। आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, 119। ठीक है। यानी कि खर्चा 125 से 119 हो गया, तो कितना डिक्रीज हो गया मेरे दोस्तों, 6 डिक्रीज हो गया ओवर 125। ठीक है ना, परसेंटेज में इंटू 100%। तो ये 25 चौका 100, 24/5, 24/5 आ गया 4.8%। तो 4.8% डिक्रीज हो गया आपका खर्चा, और ये आंसर है डी ऑप्शन। मुझे लगता है कि आप ये बात समझ पाए हैं। नहीं समझ पाए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता तुमको समझाने के लिए, कृपया बाहर में जाएं। सवाल नंबर आपके सामने करेंगे 94, बताइएगा, करो। यस रवि, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। एक और सवाल ऐसा ही बनाइएगा। देखो ये जो मैंने सवाल में लिखा है ना, ये जो मैंने इतना सब कुछ लिखा है कि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये कुछ भी सवाल के सॉल्यूशन में नहीं लिखा जाएगा, केवल इतना सॉल्यूशन होगा इस सवाल का। अब जैसे ये देखो, चावल के दाम 45 से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो गए, इसकी खपत 20% कम कर दी जाए तो खर्चा कितना परसेंट बढ़ जाएगा। आप जानते कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। आपसे एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा, आपको प्राइस में चेंज दिया है, कंजम्पशन में चेंज दिया है, खर्चे में चेंज पूछा है। तो कैसे आएगा, प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की आपस में गुणा करनी है। समझ में आया जी। चावल का प्राइस 45 रुपए पर किलो था, वो 63 हो गया। तो चावल का प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ, 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63। चावल का प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ, 5:7। खपत कितनी परसेंट मेरे दोस्तों चेंज हुई, खपत 20% कम होगी, 1/5। यानी कि अगर पहले आप 5 किलो चावल खाते थे 5 किलो, तो आज 1 किलो चावल कम खा रहे हो 4। पहले अगर आप 5 किलो चावल खा रहे थे, आज 4 ही खा रहे हो, 20% कम हो गया। तो यानी कि इस रेशियो में ये आपके खर्चे का रेशियो आ गया।
तो 5 × 5 = 25, रेशियो 7×4 = 28, 25/28 हो गया। तो भैया कितना बढ़ गया जी आपका खर्चा? 3 बढ़ गया, 3/25। अब 1/25 4% होता है, 3 गुना है तो 12%, 12% मेरे दोस्तों आपका खर्चा बढ़ गया। सभी बच्चे समझ पाए हैं? आकाश आप गलत कर रहे हैं जी। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, ये 94 नंबर क्वेश्चन था। सवाल है 95, ये बताइएगा। 2 क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर टाइप को बदलूंगा, ये करो। थक गया भाई आज बहुत। बनाओ। आया रे आया, उत्तर आया। बशीर के वर्किंग आवर पर डे 15% बढ़ जाते हैं, और उनका जो वेजिस वेजिस पर आवर है, प्रति घंटे की जो कमाई है वो 20% बढ़ जाती है। तो उनकी डेली अर्निंग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? देखो बच्चे, जो डेली अर्निंग है, प्रतिदिन की कमाई, डेली अर्निंग कैसे निकालते हो आप? डेली अर्निंग निकालते हो कि बशीर पर घंटे कितना कमाता है, वेजिस पर आवर पर घंटे कितना कमाता है, और उसके एक दिन में कितने घंटे काम करता है, वर्किंग आवर इन ए डे, यही तो होता है। अब ये कंसेप्ट आदमी आदमी होने की वजह से जानता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है भाई। भाई एक मजदूर है, उसको 1 घंटे की मजदूरी 40 रुपए मिलती है, 40 रुपए 1 घंटे में, और वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन में कितना कमाएगा? 320 रुपए, दिहाड़ी 320 की। ये कोई बताने वाली बात है, हैं? खैर तुमको तो बताना पड़ेगा ना, तुम पढ़े लिखे गमार हो, अनपढ़ होते तो ज्यादा पता होता। बशीर का मेरे दोस्तों जो वर्किंग आवर है 15% बढ़ गया, और उसका वेजेस जो है पर आवर 20% बढ़ गया। तो आपसे पूछा दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत बढ़ गई, तो इन दोनों की गुणा करनी है, रेशियो गुणा। 20% बढ़ गया मेरे दोस्तों वेजेस पर आवर, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। पहले 5 कमाता था हर घंटे, अब 6। वर्किंग आवर बढ़ गया 15%, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होते 3/20, यानी कि अगर पहले 20 कमाते थे, पहले 20 घंटे काम करते थे, अब 23। सीधी सीधी गुणा कर देंगे तो ये आ गया रेशियो। रेशियो मतलब 20 पंजे 100, 100 रेशियो 23 छिक्का 138।
100 में जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। 100 से 138 हो गया तो 38% बढ़ गया। ये उत्तर है बी ऑप्शन। आगे जी 96 नंबर सवाल आपके सामने, करिएगा दोस्तों इस बात को। सवाल क्या है? सवाल यह है कि तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है लेकिन इसकी खपत 18 सही 1/3% कम हो जाती है खपत, तो इसके एक्सपेंडिचर में, इसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई? तो आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना है, प्राइस कंजम्पशन में चेंज दिया है, इन दोनों की सीधी सीधी गुणा करनी है। अच्छा आधा अधूरा करवा देता हूं विशाल। तेल का मूल्य 20% बढ़ गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 मतलब तेल का प्राइस है 5 था तो 5 से 6 हो गया। कंजम्पशन 18 सही 1/3% कम हो गया। 18 सही 1/3% का मतलब होता है 10%, 1/10, 8:1/3%, 1/12। 10 12 का एलसीएम 60, तो 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 11/60 हो गया। 18 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 10%, 1/10, 8:1/3%, 1/12। 10 12 का एलसीएम 60, ये आ जाएगा 10 छिंग 60, 12, 11/60। यानी कि अगर पहले खपत 60 थी तो अब खपत 60 से 11 कम होके 49 रहेगी। 60 माइनस 11 49। तो ये रेशियो आ गया एक्सपेंडिचर का मेरे दोस्त, ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। बताइएगा 6 से कट गया कितना, 60 10 बार, यानी कि 50:49। अगर एक्सपेंडिचर खर्चा 50 से 49 हो गया तो कितना घट गया, 1/50। 1/50 का मतलब 2% डिक्रीज हो गया। डी ऑप्शन आंसर है। डिक्रीज हुआ है, घटा है 2%। ठीक, इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। सवाल नंबर है आपके सामने अब अगला, और अगला सवाल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपको करना है। 97 नंबर सवाल, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। पहले मैं इस सवाल को आपका बेसिक बताऊंगा और फिर मैं इसका एक शॉर्टकट भी बना दूंगा। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं अगर आपसे कहूं ये परसेंटेज का एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, परसेंटेज का एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, या फिर अगर अर्थमेटिक के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 10 सवाल खोजे जाएं तो उनमें एक ये सवाल भी शामिल होगा। इतना ज्यादा पूछा जाता है। ध्यान सुनेगा। बोला है पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ जाती है। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। एक आदमी अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है। एक आदमी अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ाना चाहता है। उसे अपना कंजम्पशन लगभग खपत कितनी परसेंट कम करनी पड़ेगी? देखो हर कोई जानता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। इस सवाल में पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई। भाई पेट्रोल की कीमत अगर 28% बढ़ गई है तो आदमी भी अपना मेरे दोस्तों खर्चा 28% बढ़ा ले। लेकिन आदमी बोला नहीं, पेट्रोल की कीमत चाहे 28% बढ़ती रहे, मैं अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ाऊंगा। पेट्रोल 28% महंगा हो गया, आप भी अपना खर्चा 28% बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोले ना ना ना, हम अपना खर्चा केवल 22% ही बढ़ाओगे, तो थोड़ा पेट्रोल कम डलेगा ना गाड़ी में, कंजम्पशन कम होगा। तो सवाल में एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया है, पूछा है खपत कितने परसेंट कम करनी पड़ेगी। तो आपको कंजम्पशन में चेंज निकालना है। कैसे आएगा? कंजम्पशन बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। यानी कि आपको एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करना है, डिवाइड करना है। अब आप मुझे बताओ पेट्रोल पे एक आदमी कितना खर्चा बढ़ाना चाहता है? केवल 22%। 22% खर्चा बढ़ाना चाहता है खर्चे को। नहीं कि अगर खर्चा पहले 100 था तो 100 से बढ़ के 122 हो गया, 122। प्राइस कितना बढ़ गया पेट्रोल का? 28%। पेट्रोल का प्राइस 28% बढ़ गया, यानी कि प्राइस अगर पहले 100 था तो प्राइस 100 से बढ़ के 128 हो गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन खपत में कितना चेंज आया, जवाब दीजिएगा। तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देंगे, ये इस दोनों रेशियो को भाग देंगे। अब 100 को 100 से भाग देंगे, 1 आएगा। 1 रेशियो
122 बटे 128 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ये बटे 128 आ रहा है तो पूरे रेशियो को 128 से गुणा कर देते हैं, पूरे रेशियो को, तो ये हो जाएगा 128 रेशियो 122। ये आ गया जी कंजम्पशन का रेशियो, यानी कि पहले कंजम्पशन 128 था तो अब कंजम्पशन 122 हो गया। बच्चों में कहना चाहता हूं कि ये सवाल सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाला सवाल है। ये पेपर में बार बार आएगा, हर बार आएगा, लैंग्वेज भी यही रहेगी, केवल डाटा बदला जाएगा। तो भैया इस सवाल के स्टेप भी यही रहेंगे और स्टेप करने पर यही आने वाला है। तो मैं एक शॉर्टकट बना देता हूं, आपको इतना, ये तो था बेसिक, आपको इतना करने की जरूरत नहीं, ना ये लिखने की जरूरत है ना ये कुछ लिखने की जरूरत है। आपको एक्सपेंडिचर में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया, आपको कंजम्पशन में चेंज पूछा है। कंजम्पशन में पहले प्राइस पकड़ना है, पहले क्या पकड़ना है, कीमत। कीमत 28% बढ़ी है तो 100 प्लस 28 128। फिर आपको खर्चा, पहले प्राइस पकड़ना है, पहले प्राइस आएगा, 28% बढ़ा है, 100 प्लस 28 128। खर्चा 22% बढ़ा है तो 100 प्लस 22 122। डायरेक्ट रेशियो आ गया 128 रेशियो 122। यानी कि मेरे दोस्तों कंजम्पशन कितना कम हो गया, 6। 128 से 6 कम हो गया। परसेंटेज में कितना आएगा, सारे ऑप्शन 5% के नजदीक हैं। अगर मैं 128 का 5% निकालूं, 5%, तो आएगा 6.4। ये तो 6 है, यानी कि आंसर 5% से कम आएगा, तो ये दोनों उत्तर नहीं है भाई। 128 का 5% 6.4 होता है, 5%। 128 का 5%, बेस 128 है ना, ये 6 है मेरे दोस्तों। 6.4 से 0.4 कम है, 0.4 कम है, 0.4। 6.4 में 0.4 घटाएंगे तो ही तो 6 आएगा। 128 अगर 100% की वैल्यू है तो 6 कितना परसेंट है, अब बताओ 0.4 क्या होगा। अभी 4.9 है, 4, अगर मैं 128 का 1% निकालूं तो 12.8। 128 का 1% 1.28 आएगा, 1% 1.28, 1.28 से तो काफी कम है, तो यानी कि ये नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ये उत्तर है। अगर भैया 128 का, मेरे प्यारे भाई, मैं 1% निकालूं, 128 का 1% तो ये होता है 1.28। 1%, तो 128 का 0.1% क्या आएगा, ये होगा 0.1%। 0.128 का लगभग 3 गुना करोगे तो ये आएगा, यानी कि 0.3% है लगभग। 128 का 0.3% होगा, लगभग 4। तो आंसर लगभग 4.7% के नजदीक आएगा। नहीं समझ में आया होगा तुमको तो तुम ट्रेडिशनल कर लो, नहीं समझ में आएगी तुमको ये कैलकुलेशन, इसके लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। दिमाग तुम लोगों ने बेच के खा लिया है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ जाता है। सुनीता पेट्रोल पे अपना खर्चा केवल 12% बढ़ाने का इरादा रखती है, तो उसे पेट्रोल की खरीद पर उसकी खपत को कितना कम करना होगा। कंजम्पशन में चेंज पूछा है। पेट्रोल का कीमत 19% बढ़ जाता है तो पहले कीमत लिखेंगे 100 प्लस 19 119। सुनीता पेट्रोल पर अपना खर्चा केवल 12% अतिरिक्त बढ़ाने का खर्च इरादा रखती है, तो 100 प्लस 12 112। ये कंजम्पशन का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, डायरेक्ट शॉर्टकट अभी समझाया मेरे दोस्तों। एक कट रहा है क्या अभी, 7 से 17 सत्ते 119, 16 सत्ते 112, यानी कि कंजम्पशन 17 से 16 हो गया तो कितना डिक्रीज हो गया, 1/17। और 1/17 अगर आपको याद हो तो मैंने लिखवाया था अप्रोक्स 5.88% होता है। 5.88% मतलब लगभग 6% आएगा, अप्रोक्स 6% कम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को कर पाओगे, बहुत बेसिक सवाल है, ठीक है ना। तो मैंने इसका बेसिक से आपको समझाया है, ये बताइएगा जल्दी से, करो जरा। इतना मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि घर पे कुछ करना ही नहीं है, केवल क्लास में पढ़ना और मौज लेनी है।
देखो भाई साहब, जब किसी सामग्री की कीमत 23% बढ़ जाती है तो एक परिवार इस सामग्री के उपभोग को इस प्रकार कम करता है कि इस सामग्री पर किए जाने वाले खर्च में केवल 5% की बढ़ोतरी होती है। परिवार ने सामग्री की खपत में कितने परसेंट की कमी की? सेम ही सवाल है, डाटा चेंज है। आप मुझे इसका आंसर बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। जल्दी से सब बच्चे आंसर बता रहे हैं, डी ऑप्शन आ रहा है, 99 का डी ऑप्शन। कर लिया सब बालकों ने? आगे चलेंगे जी। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 100। देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेंगे मेरे प्यारे भाई, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, लेकिन मैंने चाय के प्रति अपने खर्च को केवल 15% बढ़ाने का ही फैसला किया। चाय के लिए खर्चे के समान स्तर को बनाए रखने में सक्षम होने के लिए मुझे अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए? मुझे अपना कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल एक्सपेंड टुवर्ड्स टी? बहुत अच्छा सवाल, ये भी वैसा ही है, कर लोगे। चाय कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना चाहते हो, तो कंजम्पशन को कितना कम करना होगा? प्राइस 20% बढ़ाओगे, 100 प्लस 20 120, तो ये हो जाएगा 115। 100 प्लस 20 120 रेशियो 115। ठीक है जी, ये 5 से चला जाएगा, कितनी बार 120? 24 बार, ये 23 बार। तो कंजम्पशन 24 से 23 होगा, कितना डिक्रीज होगा? 1/24, और 1/24 होता है 4.16%, यानी कि लगभग 4.2% आ गया आंसर। समझ में आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 101, ये करिएगा जरा सवाल। बहुत अच्छा सवाल है। प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस फ्रॉम 60 रुपए पर लीटर टू 75 रुपए पर लीटर। पेट्रोल का कीमत 60 से बढ़कर 75 हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत को कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि ताकि बढ़ा हुआ खर्चा केवल 10%, जिससे कि खर्चा केवल 10% इंक्रीज हो, खर्चा केवल 10% ही बढ़े। आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कंजम्पशन में चेंज निकालना है, खपत में। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाते, तो पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ती है? 15/60। 60 रुपए पर 15 रुपए बढ़ती है, यानी कि 25%। तो पेट्रोल ये 60 रुपए से 75 बढ़ गया, तो पेट्रोल कीमत अल्टीमेटली 25% बढ़ी है, 25%। तो ये बोला कि खपत को कितना परसेंट कम करें कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े। बस सीधी सीधी भी बोली जा सकती थी, यहां घुमा के बोली है। तो पेट्रोल का प्राइस अगर 25% बढ़ गया, 100 प्लस 25 125, खर्चा केवल 10% ही बढ़ना चाहिए, 100 प्लस 10 110। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो बताओ कितना कम करना होगा मेरे प्यारे में, जवाब दीजिएगा। देखो, अगर आप बेस को 100 बना लेते हैं तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है, 125 है। 125 गुणा 8 1000 होता है। अगर 125 की 0.8 में गुणा करेंगे तो 100 आता है। अगर मैं बेस को 100 बनाऊंगा तो डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आएगा। मैं पूरे को 0.8 से गुणा कर देता हूं। 125 गुणा 0.8 100, और 110 की 0.8 में गुणा करेंगे 88, यानी कि कंजम्पशन 100 से 88 हो गया, तो कितना डिक्रीज हो गया? 12%। ए ऑप्शन आंसर है, 12% डिक्रीज हो गया। बड़ा बेसिक सवाल बना है आपके लिए। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां से 102 नंबर, ये करेगा जल्दी से। हाँ जी, CHSL टीयर 1 का सवाल है 2022 का, बनाओ। यदि चावल के प्राइस में 25% की वृद्धि की जाती है तो चावल की खपत को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए जिससे कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिया है। चावल का प्राइस 25% बढ़ जाता है तो चावल पर होने वाला खर्च कितना परसेंट कम करना चाहिए, चावल की खपत को कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि खर्च 40% कम हो जाए? तो भैया पहले हम फोकस करेंगे प्राइस पे। प्राइस 25% बढ़ गया, 125।
फिर मेरे दोस्तों एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर 40% कम हो गया, 40% कम करोगे तो 100 माइनस 40 60 ही आ गया मेरे दोस्तों। बेस को 100 बनाने के लिए डायरेक्ट 0.8 से गुणा कर दो, तो आएगा 125 की 0.8 में गुणा 100 और 60 की 0.8 में गुणा 48। तो 100 से 48 हो गया तो कितना डिक्रीज हो गया, 52% मेरे दोस्तों खपत को कम करना पड़ेगा। ये आंसर है, बहुत बेसिक। 100 से 48 कितना कम है, 52 कम है, डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। देखो ये जितने भी सवाल हैं ये पेपर में बहुत इजी डाटा के हैं, लेकिन अगर सवाल में एग्जामिनर डाटा बहुत टिपिकल कर दे, जैसे कि मेरे दोस्तों ये कर दिया, उसने इस तरीके से कर दिया मेरे प्यारे भाई, कितना कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये आ गया कि चावल का प्राइस 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, खपत को कितना परसेंट कम किया जाना चाहिए कि चावल पर खर्च 28 सही 4/7% कम हो जाए। तो भाई ऐसे सवालों में तो ये हमारी ट्रिक काम नहीं करेगी, इसलिए मैंने समझाया था कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। चावल पर खर्च कितना कम हो गया, 28 सही 4/7%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 28 सही 4/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/7। भाई 1/7 क्या होता है, 14 सही 14 सही 2/7%। ये 2/7 यानी कि एक्सपेंडिचर अगर 7 था तो 7 से घट के 5 हो गया। तो चावल का प्राइस कितना बढ़ेगा, 16 सही 2/3%। प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ है, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6, यानी कि प्राइस मेरे दोस्तों 6 से बढ़ के कितना हो गया, 7। तो इस सवाल को फिर आपको बेसिक से ही करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये एक्सपेंडिचर 7 से 5 हो गया, प्राइस 6 से 7। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग लगाएंगे, एक्सपेंडिचर को प्राइस से भाग करेंगे, कंजम्पशन आएगा 7 सत्ते 49 6 पंजी 30, यानी कि 49:30 आ गया कंजम्पशन का रेशियो। तो कंजम्पशन कितना कम हो गया मेरे दोस्तों, 49 से 30 19 कम हो गया, ओवर 49 और परसेंटेज में इंटू 100%। ये सवाल का आंसर आ जाएगा 1900/49% कम करना पड़ेगा। क्लियर है, मुझे लगता है बात समझ में आई है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहां पर 103 नंबर। ये बताइएगा जल्दी से, कौन बालक इस सवाल को करने की हिम्मत रखेगा, मुझे बताओ। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, बोला है जब चीनी के प्राइस में 53% की वृद्धि हुई है तो एक परिवार ने अपने मंथली एक्सपेंडिचर को इतना कम कर दिया कि अब चीनी पर होने वाला खर्च पहले की तुलना में केवल 19% अधिक था। यानी कि अब चीनी का प्राइस 53% बढ़ गया, चीनी का प्राइस 53%, तो परिवार ने अपना खपत जो कंजम्पशन इतना कम कर दिया कि खर्च केवल पहले से 19% ही बढ़ा। अगर परिवार में पहले चीनी की खपत 38.7 किलो थी तो अब चीनी की मंथली खपत में कितनी कमी हुई है। सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। इस सवाल में बेसिक की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट डाटा बहुत आसान है। पहले हम प्राइस पे फोकस करते, चीनी का प्राइस 53% बढ़ गया, तो 100 से 53% बढ़ गया 153। फिर खर्चा, चीनी का खर्चा 19% बढ़ा तो 100 + 19 119। ये किस रेशियो में चेंज हुआ, 17 से कट रहा है 17 सत्ते 119 है भाई, 17 8 136, 17 निम्मा 153 आप बोलोगे आंसर 9:7। तो चीनी का जो कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ। पहले चीनी की मासिक खपत कितनी थी, 9 की वैल्यू दी है 38.7 kg। कितने गुना, 9 चौक 36 और 2 9 27, 4.3 गुना। पूछा है परिवार में चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई, तो कंजम्पशन 9 से 7 हो गया, तो कितना डिक्रीज हुआ, 2 यूनिट। तो 2 की वैल्यू कितने गुना होगी, 4.3 गुना। तो 2 का 4.3 गुना करोगे 8.6 kg जो है चीनी की खपत में कमी हुई। तो यहां पे आंसर परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू में पूछा है। समझ में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर 17 से कट रहा था। तो ये है, ये बिल्कुल लास्ट सवाल है इस टाइप का। अब हम आगे कल से अगला टाइप करेंगे, ठीक है जी। चलो दोस्तों, बाय।